नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई कहानी के साथ। ठोकर 10 साल के लंबे इंतजार के बाद आज ये खुशी सुनंदा और विनोद को मिली है। इस खुशी के लिए सुनंदा और विनोद ने हर संभव असंभव प्रयास किए। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सब दूर जाकर माथा टेका, प्रार्थना की, मन्नतें मांगी, पीर फकीर पंडित ज्योतिष सभी के हाथ जोड़े, डॉक्टर वैद्य झाड़ फूक सभी तरह के इलाज करवाए। जिसने जो कहा वो किया। आखिर भगवान ने उनकी सुन ली और प्रार्थनाओं का फल आज उन्हें मिल ही गया। अपनी नन्ही परी को गोद में लेकर सुनंदा और विनोद खुशी से झूम उठे। आज उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। इतनी खूबसूरत बेटी को पाकर वो धन्य हो गए थे। ईश्वर ने उनकी झोली खुशियों से भर दी थी। साधारण आमदनी होने के कारण भी दोनों ने अपनी बेटी को बड़े लाड प्यार से पाला। उसकी हर फरमाइश पूरी की। खुद आधा पेट खाना खाकर अपने लाडो शालों को उनकी मनपसंद महंगी महंगी चीजें खरीद कर खिलाई। एक से बढ़कर एक सुंदर ड्रेस, खिलौने, सभी कुछ अपनी आमदनी से ज्यादा खर्च अपनी बेटी की हर इच्छा पूरी की। घर आंगन में खेलती उछलती शालू धीरे धीरे बड़ी होने लगी। स्कूल की पढ़ाई पूरी कर कॉलेज में पहुंच गई। कॉलेज में पहुंचने के कुछ समय बाद ही खूबसूरत फैशनेबल शालू को अमित नाम के लड़के से प्यार हो गया। अमित खूबसूरत स्मार्ट नौजवान था। कुछ नई नई गाड़ियां लेके आता था, शालू को घुमाने ले जाता था। अब शालू को अंतिम के बिना अच्छा नहीं लगता था। शालू ने अंतिम को अपने मम्मी पापा से मिलवाया और कहा, मुझे अंतिम से प्यार हो गया है, हम दोनों शादी कर रहे हैं। अपनी बेटी की हर बात मानने वाले शालू के मम्मी पापा को अंतिम पसंद नहीं आया। उन्होंने अपनी जिद बेटी को पहली बार डांट कर समझाया। कहा, पहले अपनी पढ़ाई पूरी करो और कुछ बनकर आत्मनिर्भर बनो। अभी तुम्हारी उम्र शादी की नहीं है। तुम अमित के बारे में जानते ही क्या हो? अमित कौन है, क्या करता है, उसका परिवार कैसा है? पहले हम अमित के बारे में सारी जानकारी निकाल लें, तब तक तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो। शालू को ना सुनने की आदत नहीं थी। उसने दूसरे ही दिन मंदिर में जाकर अंतिम से शादी कर ली। हफ्ते 10 दिन बाद हनीमून से वापस आते समय शालू ने अंतिम के कंधे पर सर रखकर पूछा, जानू, तुमने मुझे अभी तक अपने और अपने मम्मी पापा के बारे में कुछ नहीं बताया, कब बताओगे? अंतिम ने कहा, बस थोड़ी देर में हम अपने घर पहुंच रहे हैं। अमित ने एक जोरदार झटके के साथ गाड़ी को ब्रेक लगाया। शालू ने कहा, क्या कर रहे हो? ठीक है, गाड़ी चलाओ ना। अमित बोला, नीचे उतरो, तुम्हारा घर आ गया है। शालू ने शर्माते हुए बड़े प्यार से बाहर देखा तो दूर दूर तक नजरें दौड़ाई। आश्चर्य से देखती हुई बोली, ये क्या है? झोपड़पट्टी? हम यहाँ क्यों आए हैं? अमित ने कहा, हम अपने घर आ गए हैं। क्यों मजाक कर रहे हो? वैसे ही मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, जल्दी से कुछ ऑर्डर कर दो। घर चलकर पहले कुछ खाएंगे, बाद में जिससे मिलवाना है मिलवाते रहना। अमित बोला, यह मजाक नहीं, मेरा घर है। अच्छा बाबा, पहले तुम मुझे अपनी आया से मिलवाना चाहते हो तो ठीक है, मिल लेती हूँ। शालू नीचे उतरकर अपने नाक पर रुमाल रखते हुए मन से उबड़ खाबड़ कीचड़ भरी गलियों से होते हुए चलने लगी। बोली, तुम्हारे प्यार के कारण एक बार मिल लेती हूँ, बार बार नहीं मिलूंगी। लेकिन सच्चाई कब तक छुप सकती है। जल्दी ही उसे पता चल गया कि अमित एक ड्राइवर है और दूसरों की गाड़ियां किराए पर चलाता है। उसे अपनी बेवकूफ़ी का परिणाम जल्द ही समझ में आ गया। बर्तन धोते धोते शालू ने अपने आप बीती हुई सुनाई। सुनकर सतबंद रह गई। अगले दिन मैंने उसे कहा, तुम तो पढ़ी लिखी थी, तलाक देकर अच्छी नौकरी भी कर सकती थी। शालू बोली, आजकल अच्छी नौकरी मिलना कितना कठिन है, और मेरा तो ग्रेजुएशन भी पूरा नहीं हुआ। मेरे पापा मम्मी ने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया है। मेरे मम्मी पापा ने कहा, तुम हमारे लिए मर चुकी हो और हम समझ लेंगे कि हमारी कोई औलाद नहीं है। रिश्तेदारों ने भी रिश्ता तोड़ दिया। जहाँ भी नौकरी के लिए जाती, लोग लालच भरी नज़रों से देखते। अपने आप को सुरक्षित दिखाने के लिए मैं आप जैसे लोगों के यहाँ झाड़ू पोछा लगाने का काम करती हूँ। मैंने उससे पूछा, तुम्हारी शादी को कितने साल हैं? उसने कहा, 1 साल। मैंने फिर पूछा, तुम अमित के साथ खुश हो? शालू बोली, नहीं मैम, अमित की शराब की आदत के कारण उसकी ड्राइवर की नौकरी छूट गई। अब वो कोई काम नहीं करता, दिन भर घर में पड़ा रहता है और मेरी मेहनत की कमाई को शराब पीकर उड़ा देता है। मना करने पर गाली गलौज करता है, मारता है। मैं उससे नफरत करती हूँ, लेकिन मजबूरी में उसके साथ रह रही हूँ। मैंने फिर शालू से पूछा, तुम्हारे सर्टिफिकेट और मार्कशीट तुम्हारे पास है क्या? वो बोली, जी मैम। मैंने कहा, कल उन्हें अपने साथ लेकर आना।
शालू ने कहा। जी मैम, रात को डिनर के वक्त मैंने अपने पति को शालू की पूरी कहानी बताई और उसके पति सहानुभूति व्यक्त करते हुए कहा, हम शालू के लिए कुछ कर सकते हैं क्या? इन्होंने कुछ नहीं बोला। मैंने थोड़ी देर बाद फिर पूछा, आपने कुछ बताया नहीं? ये बोले, किस बारे में? वही, शालू के लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ। इनका जवाब था, देखो रागनी, ज्यादा भावुक बनने की जरूरत नहीं है। हमें इन लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है। और भी बहुत से काम हैं, उस पर ध्यान मत दो। इन छोटे छोटे लोगों की बातों में नहीं आना है। यह लोग मनगढ़ंत कहानियां बनाकर तुम जैसी महिलाओं को बेवकूफ बनाकर सहानुभूति बटोरने का काम बहुत अच्छे से करते हैं। ऐसा बोलकर मेरे पति तो रात को जल्द सो गए, लेकिन मुझे रात भर नींद नहीं आई। मैं शालू के बारे में ही सोचती रही। ऐसा क्या करूं जिससे शालू का जीवन संवर सके। दूसरे दिन शालू अपनी मार्कशीट लेकर आई। हर क्लास में उसके नंबर साधारण थे। 10वीं 12वीं की बोर्ड क्लास में भी पासिंग नंबर थे। मैंने कहा, तुम्हारे नंबर बहुत कम हैं। वो धीरे से बोली, मैंने कभी पढ़ाई को सीरियस नहीं लिया। मैं तो मौज मस्ती में ही सारा टाइम निकाल देती थी। परीक्षा के टाइम थोड़ा पढ़कर पास हो जाती थी। मैं बोली, अच्छा ये बताओ, तुम्हें कुछ आता है? सिलाई, कढ़ाई, पेंटिंग? उसने ना में सिर हिला दिया। मैंने फिर पूछा, खाना बनाना तो जानती ही होगी? वो रुआसी होकर बोली, शादी से पहले मैंने कभी एक कप चाय भी नहीं बनाई थी। मुझे खाना बनाना नहीं आता। मेरे पापा मम्मी ने मुझे राजकुमारियों जैसा पाला था, लेकिन मेरी एक भूल ने आज मुझे नौकरानी बना दिया। झाड़ू पोछा बर्तन करना तो दूर, मेरी माँ ने कभी मुझे झूठे बर्तन भी उठाने नहीं दिए थे। शालू का गला भर आया और वह सिसक सिसक कर रो पड़ी। मैंने किसी तरह उसे चुप कराया और उससे कहा कि जो होगा सो हुआ, अब बदल नहीं सकते, लेकिन आगे भविष्य को हम अच्छा बनाने की कोशिश तो कर सकते हैं ना। कुछ भी हो, हमें हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए। अब तुम्हें धैर्य से काम लेना होगा, सब ठीक हो जाएगा। उसके जाने के बाद मैं फिर सोचने लगी कि ऐसा क्या करूं जिससे शालू का जीवन संवर सके। मैं यह बात अपनी जान पहचान वालों से और सखियों से कही, लेकिन किसी ने कुछ रुचि नहीं दिखाई। हाँ, थोड़ी बहुत सहानुभूति जरूर दिखाई। सब तरफ से निराश होने के बाद भी मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। मैंने ईश्वर से प्रार्थना की, हे ईश्वर, अब आप ही कुछ कीजिए, मुझे कुछ राह दिखाइए। दूसरे दिन शालू सफाई कर रही थी तो स्टोर रूम में एक कोने में सिलाई मशीन देखकर वो बोली, मैम आप कपड़े सिलते हो? हाँ, मैंने सिलाई का डिप्लोमा और फैशन डिजाइनिंग कोर्स किया है। पहले बहुत से डिजाइनर ड्रेसिंग बनाई है, लेकिन अब नहीं बनाती हूँ। शालू बोली, मैं भी कभी कभी सिलाई मशीन चलाकर अपने कपड़ों की फिटिंग करती थी। अच्छा, तुम्हें सिलाई मशीन चलाना आता है? मुझे आशा की एक नन्ही सी किरण दिखाई दी। मैंने उससे कहा, क्या तुम पुराने कपड़ों और रेडीमेड कपड़ों पर सिलाई लगाने का काम करोगी? शालू बोली, पर मुझे सिलाई नहीं आती। मैं तो ऐसे ही अपनी माँ के निर्देशन के ड्रेसों पर सिलाई कर देती थी। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ कपड़े देती हूँ, उस पर सिलाई लगाओ। उसने कपड़ों पर बहुत अच्छे से सफाई के साथ सिलाई लगाई। मैंने उससे कहा, मैं तुम्हें कपड़े सिलना सिखाऊंगी। अब से तुम रोज 2 घंटे कपड़े सिलोगी। ठीक है मैम, मैं करूंगी, कहकर शालू अपने घर चली गई। दूसरे दिन से उसने सिलाई का काम शुरू कर दिया। मैंने अपनी सोसाइटी और जान पहचान वालों से उसे पुराने और नए रेडीमेड कपड़े दिलवाए। वो भी बड़ी मेहनत से सभी के कपड़ों पर सिलाई लगाकर उसके घर जाकर दे आती थी। धीरे धीरे मैंने उसे लेडीज कपड़े बनाना सिखाई। मैं उसे काट कर देती और वो सिल देती। धीरे धीरे कपड़े सिलवाने लोगों की लाइन लग गई। मैंने बैंक में उसका खाता भी खुलवाया। एक एक करके उसने झाड़ू पोछा बर्तन धोने का काम छोड़ दिया। अब वो सलवार सूट, ब्लाउज और सुंदर सुंदर फ्रॉक सिलने लगी है। मैंने अपना एक बुटीक खोल लिया और शालू को पार्टनरशिप में काम करने के लिए रख लिया। हमें डिजाइनर कपड़ों के बहुत से ऑर्डर मिलने लगे। मैंने एक दिन शालू से कहा, अब तुम इस काम से थोड़ा समय निकालकर अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी कर लो। उसे भी यह बात अच्छी लगी। उसने पूरी मेहनत और लगन से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। साथ साथ उसने फैशन डिजाइनर कोर्स भी कर लिया। शालू अब नए नए डिजाइनर के कपड़े बनाना भी सीख गई थी। उसकी अच्छी खासी आमदनी होने लगी थी। इसके अंदर एक नया आत्मविश्वास जग गया था। अब अमित की मार और गाली का उसे मुंह तोड़ जवाब देना आ गया था। पहले वो चुपचाप अमित के अत्याचार सहती थी, लेकिन अब वो अमित के उठे हाथ को पकड़कर मरोड़ना सीख गई है।
मैंने एक दिन शालू से पूछा, अब तो तुम आत्मनिर्भर हो गई हो, अब तुम अमित को तलाक देकर किसी दूसरे लड़के से शादी कर लो। शालू बोली, नहीं मैम, मैं अब दोबारा शादी नहीं करूंगी। मुझे अब किसी पुरुष पर विश्वास नहीं है। अगर मेरी किस्मत में पति सुख होता तो अमित ही अच्छा लड़का होता, यूं छल कपट नहीं करता। रही तलाक की बात, तो मैं कभी अमित को तलाक नहीं दूंगी, क्योंकि अगर अमित को तलाक दे दिया तो वह फिर किसी लड़की को धोखा देकर शादी कर लेगा, उसकी जिंदगी खराब कर देगा। अब ना तो मैं अमित के साथ रहूंगी और ना ही उसे तलाक देकर आजाद करूंगी। फिर आगे भविष्य में क्या करने का इरादा है, मैंने पूछा। शालू बड़े आत्मविश्वास से बोली, मैं इसी काम को विस्तार से बढ़ाकर अपनी नई पहचान बनाऊंगी और मेरी जैसी जरूरतमंद लड़कियों की मदद करूंगी। जैसे आपने मुझसे आत्मविश्वास जगाया है, वैसा ही मैं भी किस्मत की मारी लड़कियों को सहारा देकर उनका आत्मविश्वास जागृत करूंगी। बहुत को मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैंने अपनी पीठ थपथपाई और शालू के मम्मी पापा से जाकर भी मिली और उन्हें बहुत समझाया कि शालू से गलती हो गई है, उसे माफ कर दीजिए। शालू अपने गलती के लिए बहुत शर्मिंदा है, साथ ही साथ पछतावा भी कर रही है। मैंने उससे कहा कि अगर आपकी कोई मूल्यवान वस्तु कीचड़ में गिर जाए तो आप क्या करेंगे। उन्होंने तुरंत कहा, उसको हम कीचड़ से निकालकर धोकर साफ करके फिर रखेंगे। मैंने कहा, बिल्कुल सही कहा आपने। शालू भी तो आपकी मूल्यवान बेटी है, तो वो भी दलदल में गिरकर फंस गई है, उसे नहीं निकालेंगे क्या। सुंदना और विनोद को मेरी बात समझ में आ गई। उन्होंने अपनी लाडली बेटी शालू को फिर से अपना लिया। आज शालू का कारोबार बहुत फैल चुका है। अपने मम्मी पापा के साथ रहकर शालू बहुत सी बेसहारा महिलाओं की मदद करती है। शालू ने एक संस्था भी खोली है जिससे वह बेसहारा बच्चों की मदद कर सके। तो दोस्तों, आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा पसंद आया, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए धन्यवाद।